मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ एके सीए की आन बान और शान सीए प्रथमेश देशमुख जुड़ चुके हैं, जिन्होंने ऑफलाइन बैच में से पढ़कर हमारे नासिक में केटीएचएम कॉलेज में फर्स्ट रैंक हासिल किया है। पहली बात। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि ये ऐसे एक्सेप्शनल केस है कि एग्जाम के कुछ दिनों पहले हमारे एके सीए की टूर्नामेंट थी, जहाँ पे उन्होंने फाइनली ट्रॉफी भी जीती। तो एंजॉय करके, पढ़ाई करके उन्होंने ये फर्स्ट रैंक अचीव किया है। तो आज का ये कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होगा। और ऐसे ही नहीं कि दिन भर पढ़ते रहना है, आप अपनी पर्सनल लाइफ, आपकी पढ़ाई की लाइफ, आपके फ्रेंड्स सब मैनेज करके भी कैसे पढ़ सकते हो, यही आज हम इस डिस्कशन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। सर के इंडिविजुअल स्कोर अगर बता दूं तो उनका ओसीएम में, इको में, अकाउंट्स में बहुत ही अच्छे मार्क्स आए। जैसे इको में 98 मार्क्स आए हैं, अकाउंट्स में 98 मार्क्स आए हैं और इंग्लिश में 94 मार्क्स आए। राइट सर? सो ऐसी सारी बातें। तो दोस्तों एंड तक वीडियो देखिएगा। सबसे पहले हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन प्रथमेश। और क्या कहना चाहोगे? आज मैं इस इंटरव्यू में तो बहुत कम बात करूँगा, बहुत सवाल क्वेश्चन आंसर रखेंगे, लेकिन आपके मन में जो भी रहेगा आप बताइए कि क्या होता है 12th में आने के बाद, आपने कब से पढ़ाई चालू की, आपका क्या अप्रोच था एंड सो ऑन। नहीं, 12th में आने के बाद तो ये एक बात तो पता ही चल गई थी कि अब जो हमारा 12th का साल है उसमें बोर्ड एग्जाम होने वाली है। तो कहीं ना कहीं सबको ये पता होता है कि पढ़ना तो है ही, क्योंकि रिजल्ट के दिन आपको जितने फोन आएंगे आपको जिंदगी में उतने फोन नहीं आएंगे जितने फोन उस दिन आएंगे। सो आपको उसके लिए भी तैयार रहना पड़ता है। तो यही सब चीज़ें ध्यान में रख के पढ़ाई शुरू कर दी और एकदम रिलैक्स होके पढ़ाई शुरू कर दी थी। ओके प्रथमेश, आपको बता दूं दोस्तों कि 11th कॉमर्स में भी उनका केटीएचएम में फर्स्ट रैंक था। तो क्या इसका प्रेशर था कि 12th में भी ये नहीं आया तो लोग बोलेंगे 11th में तो ऐसे ही तुक्के से आ गया था वगैरह वगैरह? नहीं, 11th में तो पूरा अनएक्सपेक्टेड था। मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ था कि मैं टॉप आ गया हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगा था जिस तरह के मैंने पेपर दिए थे। और आपके क्लास में भी मतलब हॉल में भी जिस बच्चे होते हैं वो 3-4 सप्लीमेंट लगा रहे हैं, इतना लिख रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि आप फर्स्ट आ जाओगे। तो मुझे तो बिल्कुल लगा नहीं था। तो ग्रेटफुली 11th में आ गया था। तो वो प्रेशर भी रहता है, सक्सेस के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आई जाती है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ जाती है। तो वो एक चीज़ थी, लेकिन जब तक आप फ्री होके नहीं खेलोगे तब तक आपको वो फ्रीडम नहीं मिलेगी और आप अच्छे से स्कोर नहीं भर पाओगे। यस बस में और एक सवाल कि इकोनॉमिक्स में आपको 98 मार्क्स आए। हमने कल परसों एक इंटरव्यू लिया, मतलब उसमें भी अराउंड 98-99 मार्क्स है। क्या अप्रोच है कि आपने कैसे पढ़ा? क्योंकि अब हमारा ये लेक्चर वही बच्चे देखेंगे जो अभी शायद 12th में आए हैं और बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे। सो एज अ स्टूडेंट, क्योंकि टीचर हमारे लिए बहुत ईजी चीज़ों को हम बहुत साल से पढ़ा रहे हैं, तुमने एक ही साल पहली बार पढ़ा, 7-6 सब्जेक्ट थे, उसमें इकोनॉमिक्स को कैसे मैनेज किया? हम थोड़ा स्पेसिफिकली जाते हैं। 98 मार्क्स है आपको इकोनॉमिक्स में, आप क्या स्ट्रैटेजी बच्चों के साथ शेयर करना चाहोगे रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स की जैसे आप बुक देखोगे तो आपको देख के बहुत छोटी लगेगी बुक, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ कि वो बुक आपको कितने मार्क्स दे सकती है और आपके ओवरऑल परसेंटेज में वो कितना डिफरेंस पैदा कर सकती है। तो इसलिए इकोनॉमिक्स जो है बुक छोटी है, लेकिन जब आप उसके कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ जाओगे तो आपको और भी ज़्यादा आसानी होगी। लेकिन ऐसे होता है कि इकोनॉमिक्स के, हमने कहा था ओसी एसपी, आपका एसपी तो नहीं मैथ्स था फिलहाल, लेकिन ओसी के टेक्स्ट बुक के नीचे के क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमिक्स के टेक्स्ट बुक के नीचे के ही क्वेश्चन करने चाहिए कि इन डिटेल सब पढ़ना चाहिए? नहीं, देखिए एक बात ऐसी है कि अगर आपने लेसन अच्छे से कर लिया तो कौन सा भी क्वेश्चन आने दो, आपको एग्जाम में लिखते आएगा ही, उसका कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। और एक्स्ट्रा के लिए आपको टेक्स्ट बुक के नीचे के क्वेश्चन होते हैं, तो आप वो जो क्वेश्चंस है उससे ये पता लगा सकते हो कि बोर्ड वाले क्या सोच के क्वेश्चंस बना रहे, क्योंकि अगर उन्होंने एक्सरसाइज में दिए तो उसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। सो उसी को देखते हुए मैंने तैयारी की थी। ओके। और कितने पेपर सॉल्व किए थे आपने? मैंने इकोनॉमिक्स के, जैसे आपने क्लासेस में 3-4 पेपर लिए थे वो, और घर पे एक आधा पेपर सॉल्व किया होगा। 5 एक फुल लेंथ आपने टोटल क्योंकि कर लिए थे। कुछ लिमिट के बाद आपको पता चल जाता है कि कैसे होने वाला है। तो ओके प्रथमेश, अकाउंट का ये एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि कैलकुलेटर 12 में अलाउड नहीं है और आप अब सीए भी कर रहे हो। सो अब ये बात है कि सीए करते हो कैलकुलेटर की हमें बहुत आदत हो जाती है। आप सीए भी नहीं कर रहे हो तो भी यूजुअल बच्चे मोबाइल कैलकुलेटर पे वो चीज़ करते हैं, क्योंकि टाइम बचता है। ये अप्रोच होता है कि यार 1 घंटे की जगह हमारा 15 या 20 मिनट में सम हो जाएगा अगर हम मोबाइल कैलकुलेटर पे करेंगे या कैलकुलेटर पे करेंगे। सो
आपने वो कैसे हैंडल किया, क्योंकि इस बार अकाउंट का पेपर अनएक्सपेक्टेड था, इजी था बट कैलकुलेशंस डिफिकल्ट थे, फिर भी आपको 98 बहुत ही अच्छे मार्क्स आए और ऑब्जेक्टिव में मे बी वो 2-1 मार्क्स गए रहेंगे। तो अकाउंट का कितने मार्क्स लाना और आपने कैसे अप्रोच रखा, क्या वो चीज़ थी? नहीं, अकाउंट्स का कैलकुलेशन का मैटर, मेरा जो मैथ्स था उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया। और जब आप बार बार वो कैलकुलेशंस करते हो, जब आप बार बार वही नंबर्स देखते हो, तो आपको एक अंदाज़ा आ जाता है कि ये किस इस पे टैली हो जाएगा, थोड़ा हो जाता है। और जितने ज़्यादा आप सम प्रैक्टिस करते हो, जितनी ज़्यादा आप एडजस्टमेंट्स देखते हो, हाँ, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आपको सीजन बॉल से मैच खेलना है और आप प्लास्टिक के बॉल से प्रैक्टिस कर रहे हो तो नहीं होने वाला। आपको अगर पहले से पता है कि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो क्यों करना है, पहले से करना है, राइट। और आप कितनी देर पढ़ते थे ओवरऑल, वो क्या शेड्यूल था आपका? क्योंकि मैंने जैसे बच्चों को कहा कि मैंने आपको नज़दीक से देखा है, तो जितने क्लास में हमारे बाकी बच्चे टाइम पास करते थे, टाइम पास मतलब कोई एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट होते थे, आप भी पार्टिसिपेट करते थे। क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ बोर्ड एग्ज़ाम के हार्डली वो 10 दिन 15 दिन पहले की बात होगी, और आपने वो पूरा दिन क्रिकेट खेला, इन तक सारे मैचेस जीते, ट्रॉफी लिया, जो एक इनकम्प्लीट ड्रीम रह गया था उसे कंप्लीट किया। और ये सारे चीज़ों में मतलब जितना मैंने कहा कि वो पुस्तक की कीड़ा जो कहते हैं, लोगों को लगता है कि वही बच्चे स्कोर कर सकते हैं, आपने सब कुछ हंसी मजाक करके सब कुछ कैसे मैनेज कर पाए? क्योंकि बच्चों को वही एक सवाल हो जाता है। नहीं, जैसे आपको एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी चाहिए, और आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए कि अगर मैं इतने घंटे पढ़ लूँगा तो मेरी इफ़िशियंसी है कि मैं अच्छे से पढ़ के अच्छा स्कोर लाऊंगा। सो सबको अपने अपने हिसाब से देखना चाहिए कि मुझे कितने घंटे पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर किसी की जर्नी सेम नहीं होती। अब मैं तो ग्रेटफुली इंग्लिश मीडियम स्कूल से था, तो मुझे इंग्लिश में इतना प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन बहुत बच्चे मराठी मीडियम के होंगे, सेमी मराठी मीडियम के होंगे, तो उन्हें अपनी इंग्लिश पे काम करना पड़ता है। बराबर। तो उन्हें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत पड़ सकती है उस सब्जेक्ट में जहाँ मुझे कम पढ़ना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आपने प्लानिंग करनी चाहिए, और मेरे ख्याल से रिवाइज ज़्यादा से ज़्यादा करते रहना चाहिए, टाइम टू टाइम रिविजन करनी चाहिए, और पेपर सॉल्विंग हर लेसन के बाद थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए। इंग्लिश का आपने तो मतलब इंग्लिश को बच्चे पहले से इग्नोर करते हैं क्या? उसको पहले से पढ़ना चाहिए, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, इसके बारे में क्या कहोगे? क्योंकि आपका हिंदी था, बराबर? हाँ। और हिंदी में भी आपको 92 मार्क्स है, इंग्लिश में सर को 94 मार्क्स है, तो टोटल उनका एवरेज बहुत अच्छा, मतलब वो 94% अचीव करने के लिए ज़रूरी था। अब इंग्लिश और मराठी पहले से इन सब्जेक्ट या हिंदी को बच्चे नहीं पढ़ते, तो वो क्या कहोगे आप? नहीं, मेरे ख्याल से आपको इन सब्जेक्ट्स को भी प्रेफरेंस देना चाहिए, क्योंकि ये भी सब्जेक्ट 100 मार्क्स के होते हैं, और टोटल अगर आपकी दोनों लैंग्वेजेस है तो 200, अनलेस आपका आईटी नहीं होगा तो 200 भी बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है 600 मार्क्स के पेपर में। सीधे 33% है। हाँ, वही तो आप उसको इग्नोर तो कर ही नहीं सकते अगर आपको 90+, 85+ कोई भी अच्छा स्कोर लाने हैं। तो इंग्लिश के लिए जो टेक्स्ट बुक होती है, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, वही ज़्यादातर रेफर करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वो ग्रामर, राइटिंग स्किल्स। बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल है दोस्तों, आप वो भी रेफर कर सकते हो, बाद में सर आपको बताएंगे। लेकिन एक चीज़ है कि आप लोग पढ़िए, सेल्फ स्टडी कीजिए, किधर क्लासेस लगाइए, यूट्यूब से पढ़िए। पर्पज़ है कि आपने वो सब्जेक्ट पढ़ना शुरू बहुत जल्दी से कर देना चाहिए, क्योंकि एंड में फिर वो होता नहीं है, और बहुत सारे बच्चों के सर पे मार्क्स उधर ही कट हुए, इंग्लिश और हिंदी में, मतलब 60-70s। तो ये भी एक मार्क्स जाने का मतलब कम होने का एक जरिया बन गया। लेकिन आप अगर देख रहे हो दोस्तों, तो सर के जो मार्क्स है वो इंग्लिश में 94, हिंदी में 92, फिर इको में 98, अकाउंट्स में 98, मैथ्स में सर आपको आई थिंक 97 है, और उसी में उनको 90 मिले। लेकिन वो भी हम शायद रीचेकिंग को डाले पेपर, ऐसे एक्सपेक्ट करें, क्योंकि उन्होंने लिखा तो पूरा ही था, सप्लीमेंट पे 8 मार्क्स का सवाल का आंसर लिखा था। अब वो क्या हुआ वो हम देखेंगे जब हम रीचेकिंग को डालेंगे। तो ओसी में उनको 90 है, बट वो अनफॉर्चुनेटली पता नहीं, मतलब वो उनके हिसाब से जो उन्होंने कैलकुलेट किया था, तो आज वो 95-97% भी ला सकते थे। सर बोर्ड एग्जाम का एक अलग ही प्रेशर रहता है प्रथमेश, की ऐसे होता है कि बच्चा सोचता ज़्यादा और काम कम करता है। बहुत बार ऐसे होता है कि जैसे सीए में बच्चे हम देखते रहे हो तो फेल हो गए, या फिर वो बर्डन, ओवर थिंकिंग ज़्यादा रहता है। तो कुछ बच्चे जो सीए नहीं करे लेकिन बोर्ड का प्रेशर लेते हैं, और 2 दिन पहले फिर वो पैनिक होके भूल जाते हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे? मतलब कंसिस्टेंसी पहले से रही तो क्या लास्ट में पैनिक कम हो जाता है सिचुएशन? हाँ, अगर कंसिस्टेंसी पहले से रही तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि मेरे इतने इतने कंसेप्ट्स हो गए, और पेपर में अगर ये आया तो मैं किसी भी तरह लिख लूंगा, भले ही मैं पेपर के 1 दिन पहले वो नहीं पढ़ रहा हूँ। किसी अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ हो जाए, गया या इमरजेंसी आ गई,
और इमरजेंसी का मतलब सर ये कहना चाहते हैं कि आपके घर में कोई बीमार पड़ गया, या फिर आप कह नहीं सकते कि आपकी तबीयत को आप खुद बीमार पड़ गए, और फिर ऐसे लास्ट महीने पे आपने सारा ऐसे था कि जब 6 ओवर में 36 रन करने तब आपने नॉर्मल खेला और 1 ओवर में आप बोलते ना 25 रन लेके जा रहे हो, तो फिर तब पता नहीं अच्छा बॉलर आ गया तो मैच हार जाओगे। तो बेटर है पहले से 1-1 रन निकालो, कंसिस्टेंसी रखो, तो एंड पे मत लेके जाओ। जो उन्होंने किया तो उनका बेनिफिट उनके सामने है। दोस्तों मैं आपको सच में कहता हूँ कि प्रथमेश के मॉम एंड डैड का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, बट सीरियसली उनको वो पूरा सपोर्ट करते, बट पढ़ाई में वो उनको उनके मुंह पे छोड़ दिया उन्होंने। जैसे बहुत मेरे पेरेंट्स ऐसे थे कि उनको नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, उनको इतना पता है बच्चा अच्छा कर रहा है, अच्छी जगह जा रहा है, पढ़ रहा है। प्रथमेश के मॉम एंड डैड का भी एक ट्रस्ट है कि भाई हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ लेगा। घर वाले इन्हें नहीं बोल रहे थे, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। आजकल की जनरेशन में बहुत बच्चों को बोलना पड़ता है अभ्यास कर, लिटरली मुझे पेरेंट्स फ़ोन करते हैं। तो ये एक चीज़ आप देखना कि जो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं ना, उनको किसी ने बोला नहीं कि आप पढ़ाई करो, तू अभ्यास कर, नहीं कह रहे तो फोन, मतलब ये सेल्फ आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मैच्योरिटी होनी चाहिए कि आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। और मैं जब ATHM कॉलेज में सत्कार हुआ तो शायद मैं ट्राई करूँगा कि आपको पीछे फोटो दिखे, तो प्रथमेश के डैडी भी आए थे। तो वो एक अलग प्राउड फील होता है कि हम शायद इतना नहीं पढ़ पाए, लेकिन हमारा बच्चा पूरे कॉलेज में फर्स्ट आ रहा है, और उनके जो भी डीन है उनसे उनका कि फेलिसिटेशन हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा, जिसको हम मॉनेटरी टर्म में नहीं कैलकुलेट कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हो, जो शायद आपने प्रथमेश किया रहेगा। क्या एक्सपीरियंस था, पेरेंट्स का क्या फीलिंग था? नहीं, पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। एंड ऑफ द डे आप उनकी चेहरे की स्माइल देखने के लिए ये सब करते हो, अगर किसी से भी पूछा जाए तो सीरियसली। तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश थे। और रिजल्ट के 1-2 घंटे बाद फ़ोन आ गया था कॉलेज से कि आप फर्स्ट आए, तो उसके बाद उन्होंने तुरंत फेलिसिटेशन के लिए बुला लिया था। तो मॉम एंड डैड दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, एंड पापा तो आए भी थे कॉलेज में। सो वही बोलना चाहूँगा दोस्तों कि ये इंटरव्यू का पर्पस देखो कि क्या है कि अब आज प्रथमेश बता देंगे कि ये ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो। मुझे पता है कि बोलने से नहीं, करने से ही चीज़ें होगी, लेकिन एक पर्सन आपके सामने तो एक बेंचमार्क हो जाता है। क्या सर प्रथमेश, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बहुत सारे हर्डल्स कि फेस किए हैं। ऐसा नहीं कि ज़िंदगी बहुत सॉर्टेड है, और बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी कि मैं बताऊंगा तो शायद आपके लिए इंस्पिरेशन बन जाएगा, लेकिन है कि हम कुछ चीज़ों को अभी भी हाइड ही रख रहे हैं। लेकिन आप लोग ऐसे समझिए कि लाइफ ज़रूरी नहीं कि आपको सब परोस के ही दे और आप बोलोगे सर सब फैसिलिटी रहेगी तो ही हम अच्छा कर पाएंगे। इस पर्सन को मैंने जितना देखा है, आप लोग बस इस चीज़ को मोटिवेट रखें कि आपके पास रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है सारे, या आपके पास रिसोर्सेस अवेलेबल भी है लेकिन आपको यूज़ नहीं करते आ रहे। तो इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट कि कम से कम चीज़ों में आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट को जगा के खुद के लिए खुद होके पढ़ो, है ना। मतलब किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। और ये जो भी बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं ना, उनका एक कहानी में एक ही कॉमन पॉइंट है सर, कि वो खुद मैच्योर्ड है, कि उनको लगता है कि अभी पढ़ना चाहिए। यार डिस्ट्रैक्शन हर किसी के लाइफ में आएगा सर। तुम टीनेजर्स हो तो क्रश भी आएंगे, ब्रेकअप्स ही हो गए। प्रथमेश की बात नहीं कर रहा हूँ, बट इनकेस जनरल इस ये सिचुएशन में आता है। सो तुमको इस चीज़ को भी अवॉइड करना है। सर क्या आप बोलते हो, मतलब मेरे ये पॉइंट पे बताओ कि बहुत बार दोस्त लोग ऐसे होते हैं कि हमको उनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है, उनके लाइफ के भी प्रॉब्लम होते हैं, तो वो हमें बोलते हैं कि यार प्रथमेश तो मेरे को मोटिवेट कर, या फिर मेरे को टेंशन आया है। तो मैंने ये भी देखा है कि आपने उधर भी बहुत टाइम दिया है। सो ये भी एक चीज़ है कि आपने तो मतलब सोशल वर्क भी बहुत कर दिया है। क्या दोस्तों का भी मैटर करता है कि आप कैसे दोस्त करो जो इनकरेज करे पढ़ने को, या क्या आपने बहुत बच्चों को किया है जितने आपके सर्कल में थे, लेकिन कभी कभी कुछ बच्चों का मैं ऐसे देखता हूँ कि गलत ग्रुप बन जाता है, और जिससे हो क्या जाता है कि वो फिर उस ग्रुप की वजह से पढ़ाई पे ना, फिर वो नहीं पढ़ते थे, बोलते जान दे हमको भी नहीं करना। तो एक ग्रुप का बहुत कम परसेंटेज आता है, और आपके ग्रुप में ऑलमोस्ट जितने ही बच्चे थे 80 के अबो, या फिर उन्होंने एटलीस्ट वो बेंचमार्क थोड़ा बहुत अचीव किया है। तो आपको क्या लगता है क्या इंपॉर्टेंस होता है फ्रेंड्स का रिगार्डिंग स्टडी? नहीं, ये जो सर ने बात बोली कि अपने सराउंडिंग्स, अपने फ्रेंड्स, इन सब का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि जब आप क्लास में जाते हो, घर पे भी जाते हो, फ़ोन किसी ना किसी का आता ही रहता है। सो डिस्कशन चालू ही रहता है कि तेरी कितनी पढ़ाई हुई, मेरी कितनी पढ़ाई हुई। तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मेरे साथ वाले जो फ्रेंड्स हैं कि ये मुझसे कम पढ़ाई कर रहे हैं। मेरे को हमेशा लगता था कि ये बंदा मतलब मेरे को मोटिवेट कर रहा है पढ़ने के लिए।
ऐसा नहीं कि कोई पढ़ नहीं रहा है। क्या ऐसे होता है कि कुछ मैंने सुना है टॉपर बच्चे बताते नहीं वो कितना पढ़ रहे हैं, वो बोलते माझं काहीच झालं नहीं। क्या आपने कभी ऐसा किया है? आपने कहा है कि भाई माझं झालं, आप भी पढ़ो, नहीं पढ़ रहा? ये जो चीज़ है ना, हर किसी का अलग पर्सपेक्टिव होता है। क्योंकि अगर किसी को 85 चाहिए तो अगर उसने 4 लेसन भी कर लिए तो भी वो खुश है। लेकिन अगर किसी को 95 चाहिए और उसने 6 लेसन भी कर लिए तो भी उसको लगेगा कि उसने तो कम ये पढ़ाई बहुत की। बड़ी बात तो बोली ये है। तो अगर प्रथमेश बोलता भी होगा किसी को जो देख रहे हो मैंने नहीं पढ़ा, तो उसका ऑब्जेक्ट होगा मुझे 100 में से 100 लाने भाई, तो उसके हिसाब से 90 मार्क्स की पढ़ाई मेरे लिए नहीं है तो कम चल रही है। लेकिन 80 वाला बच्चा वालेगा वो तो बहुत पढ़ लिया, मेरा सब खत्म हो गया। तो एक चीज है कि ये बहुत मैं देखता हूँ कि यार बच्चे बोलते सर वो तो बहुत पढ़ते हैं, हमको बताते नहीं, लेकिन हमको दूसरों से क्या करना है ना। मतलब आज उन्होंने अपनी अपनी पढ़ाई की इरिस्पेक्टिव जो भी बोले, लेकिन आज वो एक ये इंटरव्यू लेने का और एक पर्पस है, दुनिया देख के क्या सीखे ये हमको नहीं पता। मतलब एक बच्चा भी सीख जाएगा या समझ जाएगा जब वो बोर हो रहा होगा, तब आके यहाँ पे देखेगा तो ये चैट पढ़ के उसको पता चलेगा यार नहीं अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन हम 10 साल या 20 साल बाद भी यूट्यूब पे हम कभी भी सर्च करके देखेंगे हाँ ये भी एक टाइम हुआ करता था। तो ये चीज़ तो है, और इसमें से 2 बच्चों को बेनिफिट है तो भी हमारा पर्पस सॉर्टेड है। सर लास्ट में क्या एक मोटिवेशनल, अब आप बात करो उन बच्चों से जो आपके जूनियर्स हो गए मे बी, कि 12th में आपका बेसिकली मतलब बी फ्रैंक कि आपका शॉर्ट में बैकग्राउंड के मतलब क्या अप्स एंड डाउन थे, या फिर नहीं डिटेल में बताना तो कैसे डिमोटिवेट नहीं होना है और कैसे मोटिवेट रहना, आप कुछ बात कीजिए। देखिए 12th का जो साल है, मतलब लगभग आप 1 साल 12th में रहोगे तो 1 साल में बहुत कुछ हो जाएगा, आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस भी आएंगे। तो मेरा यही बोलना है कि आपको सिर्फ अपने आप को 3 घंटे के लिए रेडी करना है। आप ये मत सोचो कि कल क्लास में पेपर है और मुझे उसके लिए ज़्यादा पढ़ना है। वो एक्चुअली वो क्या हो जाएगा, वो क्यूमुलेटिव रिजल्ट एंड में आ ही जाएगा। लेकिन आपको हमेशा ये देखना है कि ये पेपर का इफेक्ट मेरे बोर्ड एग्जाम में क्या होगा। तो आपको अपने आप को बस उन 3 घंटों के लिए रेडी करना है, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो 3 घंटे ही मैटर करने वाले। अगर मैं मेरा बताऊँ तो इंग्लिश का जो पेपर था, अभी सबको दिख रहा होगा 94, लेकिन पहले 1.5 घंटे में मेरा पेपर इतना भी नहीं होता, मुझे खुद विश्वास नहीं था कि मैं पेपर कंप्लीट कर पाऊंगा। फिर 1.5 घंटे में जितने बच्चों ने सॉल्व किया होगा पेपर, जिन्होंने इस साल 12th का पेपर दिया होगा, मेरा आधा पेपर भी कवर नहीं हुआ था और मैं बिल्कुल ऐसा लगा था कि नहीं होगा, पूरा भी पेपर कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन उस टाइम पे एक चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि कुछ ना कुछ आपके पीछे एक ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए जो आपको आपकी जर्नी में हेल्प करे। तो उसी की वजह से मेरा इंग्लिश में इतना 94 आया। मैंने वो 1.5 घंटे में 5 मिनट लास्ट के बाकी रह के भी पेपर ख़त्म हो गया। तो जिस तरह मुझे वो चीज़ याद आई, मैं मोटिवेटेड हो गया। क्या था वो, मतलब वो जानना चाहेंगे? वो आप सभी ने देखा होगा विराट कोहली को इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप के मैच में, तो उसमें एक बहुत अच्छी लाइन थी लास्ट में, हर्षा भोगले जो है इंग्लिश कमेंट्री में बोलते हैं कि दिस गेम वॉज गॉन एंड विराट कोहली पुल्ड इट बैक। तो मैं बस इतना चाहता था कि मैं अपने आप को ये लाइन बोल पाऊँ लास्ट में कि दिस गेम वॉज गॉन एंड आई हैव पुल्ड इट बैक। सो वही चीज़ मुझे हिट हुई उस टाइम पे और मैंने अपना पेपर थैंकफुली कंप्लीट कर लिया था। इससे एक इम्पॉर्टेंट बात गई कि दोस्तों क्यों 3 घंटे में भी ऐसे हो सकता है कि आप बहुत प्रिपरेशन करके गए हो, लेकिन टाइम के हिसाब से, जैसे अकाउंट में भी हुआ था कि बहुत बार इस बार पेपर ऐसे आ गया था कि बच्चे ऑब्जेक्टिव सर 20 मिनट में ही कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार जो कैलकुलेशन वाला पार्ट आया तो उसी का 20 मार्क के बच्चों को 40 मिनट लग गए। तो पैनिक बहुत बच्चे हो गए थे। जैसे इंग्लिश में सर ने कहा कि सर 1.5 सब, तो मेरे को ऐसा था कि वही होता है कि नहीं कंप्लीट, बट तो उस वक्त आपको सेल्फ मोटिवेट ही करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको यूट्यूब लेक्चर नहीं देख सकते। आपने संदीप माहेश्वरी को देख दिया, किसी और यूट्यूबर को देख लिया, मुझे देख लिया, कुछ नहीं होने वाला। आपको वहाँ पे खुद को ऐसे पुल बैक करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा कि भाई कर, अभी लिख पेपर, ब्लैंक नहीं होना है, बस लड़ना है। उन्होंने ये, मुझे भी नहीं पता था ये वाली बात, तो अभी समझी। तो ये कुछ किससे हो गया एज अ स्टूडेंट लाइफ कि आप 3 घंटे और वही मैटर करेगा। आपने साल भर क्या पढ़ा और 3 घंटे में अगर परफॉर्मेंस नहीं कर पाए दोस्तों, तो इस चीज़ के लिए भी रेडी रहना है कि आज उन्होंने पढ़ाई की थी फिर भी ऐसे हो। आपके साथ भी कभी करो हो, ये लेक्चर आप देख रहे हो तो याद रखना कि ऐसे चीज़ें भी हो सकती है, बट ऐसे वक्त आपको अगर यही कहानी याद आई तो भी अच्छा। अगर आप क्रिकेट के फैन हो, आप ही कोई पर्सनल कहानी रहेगी जो मोटिवेशन रहेगा, आप खुद गिरे हो, आपको खुद उठना पड़ेगा। अल्टीमेटली लोग रिजल्ट देखते, रीज़न नहीं देखते। मैं हमेशा इस चीज़ को कहता हूँ। सो प्रथमेश सर आप आए यहाँ पे, बहुत सारी बातें जो हो सकती हो कि हमने कोई इसको प्लान नहीं किया था, हम जस्ट दिल से जुड़े और जो भी आया हमने जस्ट बात किया। मतलब इससे मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट उनको, मतलब बाकी चीज़ें तो मैंने ऑलरेडी बता के रखी। हमारा उसी का चैप्टर नंबर 1, 4, 7, 8, मतलब वो तो मैंने पहले से कहा था और आपने उस हिसाब से वो प्लान किया। तो
दैट्स ओके। आपका इको का भी सही ढंग से किया, मतलब सब आपने वेल स्ट्रैटेजी से किया है। आपको ऑलरेडी सारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। दोस्तों आप भी अपने लिए पढ़िए, अपने पेरेंट्स के खुशी के लिए पढ़िए, और अल्टीमेटली बोर्ड एग्ज़ाम ज़िंदगी में लास्ट एग्ज़ाम होता है 10th के बाद। सो ऐसे ही एफर्ट्स दीजिए। सो इसी थॉट के साथ हम रुकेंगे। प्रथमेश, आपने अपना टाइम दिया, थैंक यू सो मच, और मिलेंगे आपके फ्यूचर लाइफ के लिए। आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट। और दोस्तों आप भी पढ़ते रहो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।